हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट और हमने साथ साथ ही उसके फीचर्स को भी पढ़ा। तो आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स कहते किसको हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग कहेंगे उद्देश्य कि मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट हमारा बना हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है। तो इस ऑब्जेक्टिव्स को तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आखिर होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप किस वजह से किया गया है ना, उसका मेन मोटिव क्या है, और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह से पूरी करेगी। तो इसके लिए तीन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव्स में ऑर्गेनाइजेशन को और मैनेजमेंट को किस चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे इन लोगों को ध्यान देना होता है, इन इन सभी को ध्यान देना होता है सर्वाइवल। सबसे पहला सर्वाइवल। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए सोचती है ना। जैसे कोरोना के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बंद हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने का कारण जो भी हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला सर्वाइवल के लिए ही सोचती है कि हम कैसे सर्वाइव कर पाए। अगर कोई नई बिजनेस आ रही है, अगर नया बिजनेस है कोई इस्टेब्लिश हुआ, तो वो पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेगा, पहले वो सर्वाइवल के बारे में सोचेगा कि कैसे वो सर्वाइव कर जाए बिजनेस में। और सर्वाइव करने के साथ साथ दूसरा सर्वाइवल अगर हमारा क्या हो जाता है, सर्वाइवल का मतलब आखिर है क्या कि जब हम अपना कॉस्ट को, है ना, जो हमारा कॉस्ट है उस कॉस्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बियर कर लेते हैं। जो हमारा खर्च हुआ है उस खर्च को अगर हम बियर कर पा रहे हैं एक लॉन्ग रन तक, देन दैट मीन्स सर्वाइवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड इन अ मार्केट। मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग। तो बहुत तरह का डिसीजन लेना होता है सर्वाइवल के लिए कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। अब जैसे हमारे कॉम्पिटिटर, अगर कॉम्पिटिटर ने कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाया, है ना, मान लेते हैं कि कॉम्पिटिटर ने अगर कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनाया, तो अब इस स्ट्रैटेजी के आगे हम कैसे टिक पाएंगे, उसके बिहाफ में, उसके काउंटर पार्ट में हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। नाउ इसी से सर्वाइवल से ही हमारा और एक निकलता है, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इंश्योर सर्वाइवल फॉर द बिजनेस फॉर द लॉन्ग रन। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो भी हमारा खर्च हो रहा है, तो खर्च से ज़्यादा जो इनकम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट और इन दोनों के साथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट के साथ साथ हमारा आता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ को हम लोग दो, यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग दो पार्ट्स में हम लोग कैटेगराइज कर सके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक हो गया ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन, है ना, यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करना। अगर हम एक प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, तो अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करने लग जाए, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज ग्रोथ। जैसे अगर हम अभी एक सिर्फ पेन बना रहे हैं, अब जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ, है ना, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं मार्केट में, तो अब ये पेन के साथ सपोज आई एम मेकिंग वॉच ऑल्सो, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन, दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ, है ना। साथ साथ अगर हम लोग देखें क्या ग्रोथ और क्या हो सकता है, तो ग्रोथ हो सकता है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के ब्रांचेस को एक्सपैंड करें। अगर हम नेशनल लेवल पे अगर डील कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, है ना। अगर लोकल लेवल पे डील कर रहे हैं तो नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे डील कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल। मल्टीपल ब्रांचेस ओपन करें, जगह जगह पे अपने बिजनेस को पहुंचाए, दैट इज ग्रोथ। सो ये हमारा क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्यों किया गया है और मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये पहला था हमारा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसको कहेंगे हम लोग? तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हो आप यहाँ पे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसको हम लोग कह सकते हैं? तो आप समझो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, कहाँ सेटअप किया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप इन द सोसाइटी। वी कैन से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे हमारा सेटअप किया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में सेटअप किया गया है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हमारा
कहाँ पे सेटअप किया गया है? सोसाइटी। रॉ मटेरियल्स कहाँ से लिया जा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल्स कहाँ से ले रही है? तो ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल्स ले रही है सोसाइटी से। मैन पावर कहाँ से ले रही है? तो मैन पावर भी ले रही है वो सोसाइटी से ही। ठीक है। अब ये मैन पावर और रॉ मटेरियल्स के मदद से, है ना, बिजनेस ने क्या किया? प्रोडक्ट जनरेट किया। अब बिजनेस ने फिनिश प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं जनरेट किया, तो ये फिनिश प्रोडक्ट वो सेल कहाँ करेगा? सेल कहाँ करेगा? ऑब्वियसली सोसाइटी में ही सेल करेगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सोसाइटी में उसने सेल किया, तो जब भी हम कहीं से कुछ चीज़ ले रहे हैं और कहीं से हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सोसाइटी से ही वो रॉ मटेरियल्स, मैन पावर, ये सभी चीज़ें ले रही है और अपने वो प्रोडक्ट को सेल भी कर रही है और प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कहाँ पे? कहाँ से? तो सोसाइटी से। तो सोसाइटी के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन ऑब्जेक्टिव सेटअप करता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स और सर्विसेज जो क्वालिटी बेस्ड हो वो प्रोवाइड करना, है ना। प्लास्टिक को यूज़ न करना, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो सकता है। प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्रिएटिंग लेस पॉल्यूशन, ये सभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। तो इसके इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चीज़ें सेटअप करती है ना। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चीज़ें सेटअप करती है। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डिसीजन लेती है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि सोसाइटी को ज़्यादा हार्म ना पहुँचे। लेकिन आज के डेट में अगर फैक्ट का बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर भी करती है। ऑन पेपर तो दिखाती है, बट दे इग्नोर। बाय द वे, ये जो भी रियलिटी है, तो रियलिटी को हम लोग साइड रखते हैं और अभी फिलहाल अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए सोचा, अपने लिए डिसीजन लिया। ठीक है, तो वो हो गया क्या? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए सोचा, तो सोसाइटी के लिए हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। अब अपने स्टाफ के लिए, अपने मैन पावर के लिए, अपने वर्कर्स के लिए जब ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, तो उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। मैनेजमेंट जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करेगी टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज, वो सभी हो जाएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें हम लोग दो नीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं और नीड्स पे ही हमारा क्या हो जाता है? बेस्ड होता है। दो नहीं, हम लोग यहाँ पे तीन नीड्स को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल नीड्स। तो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, है ना, तो एम्प्लॉय काम क्यों करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में? तो सबसे पहला चीज़ तो आता है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं फॉर मॉनिटरी बेनिफिट। तो मॉनिटरी बेनिफिट जैसे सैलरीज हो गया, पर्क्स हो गए, तो ये सभी चीज़ें आ गई किस चीज़ों में? तो ये सभी चीज़ें आ गई फाइनेंशियल नीड्स में। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब क्या हो गया कि रिकग्निशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर पोस्ट देते हैं, उनको एक अच्छे काम करने पे शाबाशी और रिवॉर्ड्स वगैरह हम देते हैं, तो वो आ जाता है सोशल नीड्स। और फिर कुछ हायर लेवल नीड्स भी होता है, दैट इज़ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये चलते ही रहता है। और जब तक एम्प्लॉय काम करेंगे, उनका कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते रहेगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, ये सभी चीज़ें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो किस चीज़ के लिए, किसके लिए सेट किया गया है? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेट किया गया, तो वो आ जाएगा किस चीज़ों में? दैट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा था तीनों ऑब्जेक्टिव। तीन ऑब्जेक्टिव हमने अभी पढ़ा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच इज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, social objective which is towards the society, and personal objectives which is towards the employees of the organization. Next हमारा जो टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग मैनेजमेंट सेटअप करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला तो आ गया हमारा, दैट इज, तो दैट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। नाउ ग्रुप गोल्स का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे क्या हो गया कि मैनेजमेंट सिर्फ अपने ही गोल्स को अचीव करने के लिए सेटअप नहीं हुई है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सभी के लिए, सभी के एफर्ट्स को यहाँ पे केटर करने के लिए
Management creates teamwork and coordination in the group. Managers give common direction to individuals in achieving the overall goals of the organization. पूरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट मदद। नेक्स्ट नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाता है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि मैनेजमेंट मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, इन सभी को यूटिलाइज कर रहा है और यूटिलाइज करने के साथ साथ उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने से वो कॉस्ट को मिनिमाइज करता है और अपने प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट management creates a dynamic organization. Now management creates a dynamic organization, इसका मतलब क्या हो गया? तो अब जैसे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेटअप है, बिजनेस सेटअप है, बिजनेस इन्वायरमेंट में बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग इन नेचर। ठीक है। तो उस चेंजेस को कैसे अडेप्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, ये मैनेजमेंट का मेन काम है। तो मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग अपने आप को चेंज कर सके, बिजनेस टाइम टू टाइम चेंज हो सके। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस सिचुएशन, टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हमारा मदद करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो अभी हमने पढ़ा किसके लिए होता है? तो एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उस ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा करने में मैनेजमेंट हमारा क्या करता है? मदद। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अभी हमने देखा कि सोशल ऑब्जेक्टिव ना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग ने देखा और मैनेजमेंट की मदद से ही वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पूरा कर सकते हैं और सोसाइटी के बेनिफिट में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना योगदान दे सकते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपना योगदान दे सकती है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट का एक्चुअल नेचर क्या है? क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आता है कि मैनेजमेंट एज साइंस। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि सबसे पहले हम लोग ये देखें कि साइंस आखिर होता क्या है ना? साइंस आखिर कहेंगे किसको? तो यहाँ पे साइंस हम लोग किसको कह सकते हैं? तो साइंस हमेशा किस चीज़ों के बारे में बात करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात करता है ना? साइंस हमेशा दो चीज़ों के बारे में बात करता है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट। नाउ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आखिर कहेंगे किसको और ये क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट? तो कॉज एंड इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या हो सकता है कि कारण और परिणाम। तो जहाँ पे भी किसी चीज़ों का कारण, व्हाट इज द कॉज, ये क्यों हुआ? इफ आई एम थ्रोइंग समथिंग, आई एम थ्रोइंग समथिंग अबव, है ना, अगर हम ऊपर अगर कुछ चीज़ फेंक रहे हैं तो वो नीचे आएगा, तो ये क्यों हुआ? व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे भी कारण और परिणाम हमारा क्या होता है पता चलता है, वही साइंस। तो साइंस को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल, दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम, और जो कि चेंज भी नहीं होता है ना, जो हमारा चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो साइंस के कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे कि क्या वो फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। तो सबसे पहला साइंस का फीचर है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। नाउ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि इसका अपना थ्योरी है, अपने सब्जेक्ट्स हैं, और वो थ्योरीज और सब्जेक्ट्स और जो थ्योरीज दिए गए हैं, नॉलेज दिए गए हैं, वो एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए हैं। उसके अपने प्रिंसिपल है, इसके अपने बुक्स हैं, ठीक है, इसके अपने एक्सपेरिमेंट्स चलते हैं। और ये हमारा सभी जो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है ये बेस्ड है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी प्रिंसिपल्स यहाँ पे आए हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर ले लॉ ऑफ ग्रेविटी का, लॉ ऑफ फोर्स का, ठीक है, तो जो भी प्रिंसिपल्स आए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स साइंस में हैं,
वो सभी एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हुए। तो हर एक चीज़ का, हर एक का प्रूफ है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, और वो कंट्रोल सिचुएशन में जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बेसिस पे ही क्या हुआ है, प्रिंसिपल्स बना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा साइंस का फीचर, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। नाउ यूनिवर्सल वैलिडिटी हम लोग किसको कहते हैं? यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब कि जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी इसके लॉ हैं, है ना, जो भी नियम है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर एक जगह पे वो एप्लीकेबल है। ठीक है। वो किसी सिचुएशन में चेंज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कह लें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये अगर हम लोग ये अगर स्टेटमेंट अगर देते हैं वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम ये पटना में अगर हम बॉयल करें, या हम दिल्ली में बॉयल करें, कहीं पे भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चेंज नहीं होने वाला, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इस चीज़ों को ये चेंज नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड। ठीक है। मैनेजमेंट जो है, सॉरी मैनेजमेंट कह दी, साइंस के जो प्रिंसिपल हैं, है ना, वो क्या है, वो रिजिड है। ठीक है। तो साइंस, यहाँ पे साइंस में तीन फीचर्स आ गए, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एंड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। आगे हम लोग मूव करते हैं कि क्या ये फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहला देखते हैं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज एंड मैनेजमेंट। तो क्या ये है? ऑब्वियसली है ना। ये आपका जो मैनेजमेंट का बुक है, जितने भी आप थ्योरीज पढ़ रहे हो, ये सभी किस चीज़ का प्रूफ है कि मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन थ्योरीज। इसके अपने थ्योरीज हैं, इसके अपने सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हैं। आगे चल के आप इससे मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर और बड़े सब्जेक्ट्स में आपके सामने आएगा, है ना। जैसे और कोर्सेज होते हैं बीबीए, एमबीए, इन सभी में मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर अलग सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, जिसके अपने थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब ये सेकंड सेकंड क्या बोला गया, क्या इसके प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड हैं या नहीं, है ना, जो साइंस में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल्स हैं, है ना। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज 12th का नेक्स्ट चैप्टर, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स है जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आए हैं, लेकिन क्या ये साइंस के जैसे प्रिंसिपल्स हैं? जैसे साइंस में क्या हुआ, अभी बताएं कि साइंस में वो प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होंगे, कहीं भी हम चले जाए वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डेवलप होते आ रहे हैं, है ना। हर एक नए नए रिसर्च स्कॉलर्स नए नए प्रिंसिपल्स देते रहते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो जाता है, डेवलप होते रह रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है, इट इज़ वर्थ टू मेंशन दैट मैनेजमेंट डील्स विथ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स और उसके बिहेवियर के बारे में डील करता है ना। जैसे मैनेजमेंट के डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो अदर्स अदर्स कौन हो गए यहाँ पे? अदर्स हो गए ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो ह्यूमन बींग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे उनके बिहेवियर के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख लो कि ह्यूमन बींग्स और उसके बिहेवियर के बारे में अगर बात किया जाएगा, तो हर एक ह्यूमन बींग अलग है। एवरी ह्यूमन बींग इज यूनिक, और हर एक का अपना अपना बिहेवियर है, जो बिहेवियर क्या करता है, वैरी करता है। ठीक है। तो इसी के वजह से मैनेजमेंट जब ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बींग्स के बारे में डील करता है, तो इसी के वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट नहीं होते, यानी एग्जैक्टली एप्लीकेबल हर जगह नहीं होते, है ना। इसके वजह से ही मैनेजमेंट यहाँ पे क्या होता है, इस फीचर में, मतलब इस फीचर को होल्ड नहीं करता है, प्रॉपरली होल्ड नहीं करता है, यानी कि पार्सली है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे पार्सली कह सकते हैं कि ये पार्सली, ठीक है, ये पार्सली है। इसी के वजह से मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस बिकॉज इट इज़ नॉट रिजिड एज एग्जैक्ट साइंस, है ना। इसमें जो प्रिंसिपल्स है वो कंडीशनल है। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर हमेशा चेंज होते रहता है, इसके वजह से वो उसके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, वो वैरी करते रहते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब क्या ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में होगा? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी हर जगह एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। जैसे साइंस में हुए कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस वो कहीं चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन मैनेजमेंट में काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लेस टू प्लेस वैरी करेंगे। तो इसके वजह से ये भी, ये प्रिंसिपल तो, ये जो फीचर है ना, ये फीचर हमारा अवेलेबल ही नहीं है, यानी ये फीचर प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम based on repeated experiments and observations which are universally applicable, but they have to be modified according to the situation. अभी हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स है, बट उनको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कहीं वो अप्लाई होगा या नहीं भी होगा, है ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट को प्योर साइंस ना नहीं कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, उसको इन एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। एक और नाम यहाँ पे दिया गया, क्योंकि मैनेजमेंट डील कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर से और सोसाइटी के बारे में डील कर रहा है, ह्यूमन फैक्टर के बारे में डील कर रहा है, तो इसको रादर सोशल साइंस भी कहा जाता है ना। मैनेजमेंट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट साइंस, तो इसको परफेक्ट साइंस न कह के क्या हम लोग कह सकते हैं, इट इज सोशल साइंस, बिकॉज ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डील करता है। ओके, ना आगे के टॉपिक में हम लोग चलते हैं। तो पहला हमारा हो गया मैनेजमेंट एज साइंस, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है या फिर नहीं? तो आर्ट आखिर क्या होता है? तो आर्ट का मतलब क्या कि कोई भी स्किल, कोई भी पर्टिकुलर स्किल, स्पेशलाइज्ड स्किल, तो उसका एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है। तो आर्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आर्ट का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट्स जो है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि हमारा जो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं जो भी हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसमें क्रिएटिविटी भी आएगा, जो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से हमारा क्या होता है, इन्हांस होता है। तो आर्ट साइंस हो गया थ्योरी, आर्ट हो गया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आर्ट, आर्ट्स के भी पहले फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट के साथ। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या यहाँ पे क्या होता है, तो आर्ट्स में भी अपने थियोरेटिकल नॉलेज है ना। जैसे क्या होगा कि कोई म्यूजिशियन को अगर हम लोग बात, मतलब म्यूजिशियन के बारे में अगर हम बात करें, तो म्यूजिशियन जो भी म्यूजिक बनाता है तो वो भी सर्टेन थ्योरीज पे बेस्ड होते हैं, है ना। जैसे सारे गामा, तो ये जो उनके भी अपने कंपोजिशंस होते हैं, थ्योरीज होते हैं, उनमें भी सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। तो आर्ट्स के भी अपने थ्योरीज हैं। दूसरा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट्स में क्या होता है, जितने भी लोग आर्ट्स में यानी कि अपने स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन अलग अलग तरीके से क्या होगा, उसको अप्लाई करेगा। जैसे सभी म्यूजिक बना रहे हैं वही 7 नोट्स से, है ना, 7 नोट्स सा रे गा मा पा, तो ये इसी 7 नोट्स से वो बना रहे हैं, लेकिन हर एक का म्यूजिक का जो एप्लीकेशन है, कंपोजिशन, वो अलग होता है ना। जैसे अरिजीत सिंह का अलग होगा, जगजीत सिंह का अलग होगा, है ना। तो उसी तरीके से हर एक का जो एप्लीकेशन है म्यूजिक का, म्यूजिक जो हम लोग आर्ट्स में देख सकते हैं, तो उस स्किल को अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट में एक फीचर है क्या कि ये कंसिस्टेंट क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जो कोई भी स्किल को पर्टिकुलर हम लोग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं और उसमें और भी ज़्यादा क्रिएटिव होते चले जाते हैं। ये आर्ट का 3 फीचर। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या ये 3 फीचर, ये तीनों फीचर मैनेजमेंट के साथ टैली करता है या नहीं करता है। तो नेक्स्ट है, सॉरी, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि ये मैनेजमेंट के साथ टैली करता है या नहीं करता है। सबसे पहला चीज एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट का भी अपना थ्योरीज है ना, मैनेजमेंट के भी अपने थ्योरीज हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के जो थ्योरीज हैं, तो सबसे पहला फीचर तो टैली कर गया। दूसरा है क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है या फिर नहीं होता है ना। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन इसके होते हैं या नहीं होते हैं। ऑब्वियसली होते हैं। हर एक जगह का मैनेजर जो है वो अपने अपने तरीके से क्या करता है, चीज़ों को हैंडल करेगा,
वो स्किल्स जो भी सीखेगा, वो प्रिंसिपल्स जो भी सीखेगा, उस चीज़ों को हर एक मैनेजर जो होगा अपने तरीके से वो हैंडल करेगा। तो ये भी फीचर क्या हुआ, मैच हो गया। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो क्या ये ऑब्वियसली है कि जितना मैनेजर क्या करता है अपने काम में, एक काम को बार बार वो करते रहता है, रोज करता है, उसमें और भी वो क्या हो जाता है, स्किल्ड होता है और क्रिएटिव भी बनता है। ठीक है, तो ये तीनों फीचर मैनेजमेंट जो आर्ट्स के हैं मैनेजमेंट से मैच किए, तो इसका कंक्लूजन हमारा निकल सकता है क्या, कि यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है ना। तो प्रोफेशन का यहाँ पे हमारा मतलब क्या हो गया, कि प्रोफेशन में एंटर करने के लिए 11th में भी ये टॉपिक था। तो प्रोफेशन में एंटर करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड फॉलोइंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे प्रोफेशन के एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, फिर इंजीनियर हो सकता है, ये सभी प्रोफेशन के एग्जांपल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ये सभी किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके प्रोफेशन। इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं, क्या इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसके हमारे पास अवेलेबल। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन के अपने थ्योरीज हैं, है ना, इनके अपने मेथड्स हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या हो जाता है, तो प्रोफेशन में जो एंट्री होता है ना, डेट इज रेस्ट्रिक्टेड। अब हर एक प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रोफेशन में जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कि उसके लिए सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होना चाहिए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्टिकुलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, कि वो अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है देन ओनली यू कैन एंटर इन दैट प्रोफेशन, अदरवाइज नॉट। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, है ना। वैसे ही हर एक कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर एक कोई लॉयर नहीं बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो हर एक प्रोफेशन के अपने एसोसिएशन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डॉक्टर का अगर हम लोग बात करें, तो डॉक्टर के लिए इंडिया में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है। तो इसी तरह से हर एक का प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, प्रोफेशन के अपने एसोसिएशन होते हैं। और दूसरा चीज़ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो गाइडलाइंस होंगे, है ना, कि प्रैक्टिस के दौरान और अपने प्रोफेशन में उनको क्या क्या कोड्स फॉलो करने हैं, वो एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशन में सर्विस मोटिव इज मस्ट। ठीक है, प्रोफेशन में सर्विस मोटिव मस्ट है। सर्विस यहाँ पे सर्विस पे ध्यान दिया जाता है, अर्निंग पे बेसिकली ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है ना। वो सेकेंडरी मोटिव हो जाता है, प्राइम मोटिव इज सर्विस, टू प्रोवाइड सर्विस। नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या ये फीचर मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। सबसे पहला वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट के भी अपने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके अपने थ्योरीज हैं, इसके अपने प्रिंसिपल्स हैं। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो क्या इसमें भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, क्या मैनेजर के लिए भी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, तो ऐसा कंपलसरी नहीं। ठीक है, इसमें कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जैसे आईएम हो गए। तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस तो है, लेकिन इसके इंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होगा तभी वो मैनेजर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। मेन मैनेजमेंट का मोटिव क्या है और डेफिनेशन क्या है उसका, कि हाउ टू गेट डन थिंग्स फ्रॉम अदर्स, है ना, दूसरे से हम काम कैसे करवाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, तो वो हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट में ये फीचर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता है, मतलब पार्सली। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो क्या मैनेजमेंट के लिए भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, तो कुछ हैं, जैसे AIMA, ऑल इंडिया
मैनेजमेंट एसोसिएशन है ना, तो इसमें भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आ जाते हैं साथ, या फिर नहीं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो प्रोफेशन के जैसे ही मैनेजमेंट के भी अपने बॉडी ऑफ नॉलेज है, अपने थ्योरीज है, अपने प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन में रजिस्टर करना है या पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होने चाहिए। मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और स्कूल जो है वो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं एज अ सब्जेक्ट, बट इस ये पोस्ट के लिए, मैनेजर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होना कंपलसरी नहीं है। मेन है कि कैसे हम लोगों को हैंडल करते हैं, हाउ वी गेट थिंग्स डन थ्रू। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड मैनेजमेंट ऑब्वियसली इंडिया में है, इसके एसोसिएशन प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये है हमारे यहाँ, बट इसके अंडर रजिस्टर होना ये कंपलसरी नहीं, कोई कंपल्सन नहीं है मैनेजर बनने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इस एसोसिएशन के अंडर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में कि अब एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में यहाँ पे आ जाता है कि जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो अब इस कोड ऑफ कंडक्ट को जब रजिस्टर्ड होना कंपलसरी नहीं है तो कोड को भी फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। तो ये भी जो फीचर है दैट इज पार्सली अवेलेबल इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है जो सर्विस मोटिव है। तो मैनेजमेंट में अभी तक तो जो मैनेजर्स हैं वो सैलरी चार्ज करते हैं, फ़ी चार्ज नहीं करते हैं। और दूसरा बात है कि अभी प्राइम मोटिव सर्विस नहीं है मैनेजमेंट का। फ्यूचर में चांसेस बनता है कि मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव आए। ठीक है, ये फीचर फ्यूचर में ऐड ऑन हो सकता है ना, और चीज़ें चेंज होने भी लगी हैं, है ना। तो अब यहाँ पे इसके अभी तक के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट जो है वो फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं बट इट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड, बिकॉज जो यहाँ पे जितने फीचर्स हैं सभी टैली एग्जैक्टली नहीं करते हैं। ठीक है। तो आज के टॉपिक्स में आज हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।